कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगली जिले का उत्तरपाड़ा इलाका। एक घर के अंदर 8 साल के मासूम श्रेयांशु की लाश पड़ी थी। शरीर पर गहरे जख्म, कटी हुई कलाई और चारों तरफ खून के निशान। वहां पर सबसे झकझोर देने वाला मंजर ये था कि श्रेयांशु की मां, जो अपने बेटे की खून से लपटी डेड बॉडी को पकड़कर बिलख रही थी, रो रही थी। उसकी चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थी और मोहल्ले में खड़े लोग खामोशी से बस एक ही सवाल कर रहे थे, आखिर इतनी बेरहमी से इस बच्चे को किसने मारा। श्रेयांशु के घर पे लोग की भीड़ घर के बाहर जुट रही थी। कोई माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था तो कोई गुस्से में हथियारे को कोस रहा था। इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। पुलिस ने घर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ नज़र दौड़ाई और पुलिस ने देखा कि फर्श पर खून फैला था। एक मासूम की लाश पड़ी थी और एक तरफ उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लग रहा था, जो पहली नज़र में समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, केस ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। आखिर कौन था वो दरिंदा जिसने एक मासूम की ज़िंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली? जैसे कि कातिल नहीं चाहता था कि श्रेयांशु जिंदा बचे। क्या ये कोई बदला था, कोई दुश्मनी थी, या फिर इस केस के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे सुनकर पूरा समाज ही कांप उठा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल। यहाँ हम आपको रियल और अनफिल्टर्ड क्राइम स्टोरी सुनाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। और माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है और भी बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है। अपने छोटे भाई को थोड़ा प्यार दिखाओ और इस वीडियो में कम से कम 50 लोग सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। मैंने सोचा है कि हर वीडियो में एक कमेंट करने वाले भाई का नाम लूँगा और अपने वीडियो में उस भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करूँगा। उसके बारे में 2 लाइन ज़रूर बोलूँगा। तो चलो प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगला जिले में अपनी चहल पहल के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में हमेशा रौनक रहती है। कभी बाजारों की चहलकदमी तो कभी मंदिरों की घंटियाँ बजती सुनाई देती है। इसी जिले में बसा है कौन नगर, जो अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और बिजनेस हब के तौर पर पहचान रखता है। इसी कौन नगर का एक इलाका है आदर्श नगर मोहल्ला, जहाँ लोग सालों से मिलजुल कर रहते आए हैं। इस मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जिसमें पंकज शर्मा अपनी पत्नी शांता शर्मा और 2 बच्चों और एक पालतू कुत्ते के साथ रहते थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में जी रहा था। उनके घर में एक 8 साल का बेटा श्रेयांशु शर्मा था, जो बहुत ही चंचल और हंसमुख था, और एक बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। हालांकि इस पूरे मामले में उनकी बेटी का नाम कभी सामने नहीं आया। शायद परिवार या पुलिस ने उसे गुप्त रखना ही बेहतर समझा होगा। यह परिवार बाहर से बिल्कुल आम दिखता था। सुबह की चाय, बच्चों की स्कूल की भागदौड़ और रात को एक साथ बैठकर खाना खाना। पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। रोज़ सुबह ऑफिस के लिए निकलते और शाम को घर लौटते। उनकी पत्नी शांता शर्मा पास के ही एक बाजार में एक कॉस्मेटिक शॉप पर काम करती थी। परिवार की आमदनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन दोनों मिलकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। बेटा श्रेयांशु स्कूल जाता था और उनकी बड़ी बेटी भी पढ़ाई में अच्छी थी। रविवार 8 फरवरी की शाम करीब 4 बजे श्रेयांशु की 12 साल की बहन हमेशा की तरह उसे खेलने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती है। घर में हलचल कम थी। जैसे ही वो कमरे में आई, उसकी नज़र सीधे अपने छोटे भाई पर गई और अगले ही पल उसकी चीख गली में ही अटक गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी कलाई की नसें कटी हुई थी, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और पूरे शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। कमरे के अंदर तेज आवाज़ में टीवी चल रहा था, इतनी तेज कि अगर उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश भी की होगी तो शायद किसी को सुनाई ही नहीं दिया होगा। मानो जिसने ये किया था उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा था कि मासूम की चीखें कमरे की दीवार में ही दब कर रह जाए। जैसे ही उसने यह भयानक मंजर देखा, उसकी चीख निकल गई, इतनी जोर से कि पूरा घर हिल उठा। उसकी चीख सुनते ही घर वाले और पड़ोसी दौड़ते हुए कमरे की ओर भागे। दरवाज़ा खुला और जो उन्होंने देखा वो दृश्य ने सबको हिला कर रख दिया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। पड़ोसियों के बीच खलबली मच गई। कुछ लोग घबराकर बाहर भागे तो कुछ वहीं खड़े सन्न हो गए। पूरे घर में मातम का माहौल हो गया था। हत्या की सूचना मिलते ही उत्तरपाड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ साथ सीन
ऑफ क्राइम यूनिट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी घर के अंदर दाखिल हुई। पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, आखिर इतनी बेरहमी से एक 8 साल के बच्चे की हत्या कौन कर सकता है और क्यों। पुलिस ने घर की हर चीज़ को बारीकी से जांचना शुरू किया। कमरे में खून के छींटे थे, फर्श पर खून सूखा हुआ था और टीवी अब भी तेज आवाज़ में चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हत्या उस वक्त हुई जब घर में कोई और मौजूद नहीं था। श्रेयांशु के मम्मी पापा दोनों काम पर गए थे और परिवार के बाकी लोग भी कुछ देर के लिए बाहर थे। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही शुरुआती जांच शुरू की, कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे पहले घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, ना दरवाजे पर तोड़फोड़ के निशान थे, ना ही आस पड़ोस के किसी शख्स ने किसी अजनबी को घर में घुसते हुए देखा था। यानी कातिल कोई बाहरी नहीं था। दूसरी अजीब बात थी कि घर का पालतू कुत्ता, श्रेयांशु के घर में एक कुत्ता था जो अगर कोई अनजान इंसान आता तो भौंक भौंक कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देता। लेकिन वारदात के वक्त वो पूरी तरह शांत था। यानी जिसने भी खौफनाक कत्ल किया था वो कोई अपना ही था, कोई ऐसा जिसे कुत्ते की आदतें अच्छे से पता थी। इसके अलावा घर का कोई सामान भी इधर उधर नहीं था, ना कोई लूटपाट, ना कोई चोरी। मतलब ये मर्डर किसी डकैती या घुसपैठ जैसा भी नहीं लग रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, केस और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। अब पुलिस को समझ आ रहा था कि कातिल कोई आम अपराधी नहीं बल्कि घर के अंदर का ही कोई शख्स हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी ठोस सबूत के घर के किसी सदस्य पर शक करना या उन्हें गिरफ्तार करना नामुमकिन था। पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं था जो सीधे सीधे किसी को गुनहगार साबित कर सके। पुलिस अब हर एंगल से इस केस की जांच में जुट चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने घर वालों से पूछताछ शुरू की और तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। श्रेयांशु की कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल के एक सीनियर स्टूडेंट से लड़ाई हुई थी। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसकी मां ने उस सीनियर बच्चे के घर वालों से शिकायत भी की थी। अब सवाल था, क्या ये झगड़ा भी इस खौफनाक मर्डर की वजह बना। हालांकि पुलिस इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिर एक स्कूली बच्चा इतनी भयानक साजिश कैसे रह सकता है। लेकिन पुलिस ने इस एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं किया और स्कूल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगी। इसी बीच पुलिस ने घर के सभी मेंबर्स के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया ताकि पता चले कि घर वालों की वारदात से पहले किन लोगों से बात हो रही थी। कहीं कोई संदिग्ध नंबर तो नहीं था, कोई ऐसा कॉल जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा हो। इसके साथ ही पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी चेक करनी शुरू कर दी, ये जानने के लिए कि वारदात के दौरान कोई अजनबी घर की तरफ आता जाता दिख जाए। इसी दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी CCTV फुटेज पर पड़ी जिसने पूरा मामला सुलझा दिया। कैमरे में एक महिला नजर आई जो वारदात के कुछ देर बाद पैदल वहां से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर मास्क था जिससे पहचान करना बड़ा मुश्किल था। पुलिस पहले श्रेयांशु की मां को CCTV में कैद मास्क वाली महिला की फोटो दिखाती है, लेकिन वह पहचानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब यही फोटो श्रेयांशु के पिता को दिखाई जाती है तो वो तुरंत पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि ये इशरत परवीन है जो श्रेयांशु की माँ की बहुत अच्छी दोस्त है। बस अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो ये जानने की कोशिश करने लगती हैं कि इशरत वहाँ आई क्यों थी। पुलिस जब इशरत के मोबाइल की जांच करती है तो पता चलता है कि दोपहर 2 बजे तक वो कोलकाता के वाटगंज में थी। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। उसका फ़ोन करीब 6 घंटे तक स्विच ऑफ रहता है और 8 बजे दोबारा वाटगंज में जाके ऑन होता है। यही बात पुलिस को खटकती है। सवाल उठता है, क्या इशरत ने जानबूझकर अपना फ़ोन बंद किया था? क्या वो इन 6 घंटों में वो कौन नगर गई थी और अगर हाँ तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, वापस लौटने के बाद ही उसने फ़ोन ऑन क्यों किया? अब पुलिस के दिमाग में एक नया शक पैदा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इशरत वारदात के वक्त अपनी पुरानी दोस्त शांता शर्मा यानी बच्ची की माँ से मिलने आई हो। अब पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जब इशरत की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो पता चलता है कि वह हर रात 11 बजे के बाद एक ही नंबर पर लगातार दो घंटे तक बात किया करती थी और ये नंबर कोई और नहीं बल्कि श्रेयांशु की माँ का था। बस ये बात पुलिस को अजीब लगती है। ये एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला लगातार कई महीनों से चल रहा था। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। पुलिस को शक तो पहले से ही था, लेकिन जब उन्होंने इशरत और शांता शर्मा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो मामला और गहरा हो गया। दोनों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए और उनकी व्हाट्सएप चैट को रिट्राइव किया गया। तो जो कुछ सामने आया वो पुलिस की उम्मीदों पर परे था। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट में देखा कि दोनों आपस में गंदी गंदी बातें किया करते थे और न्यूड फोटो और वीडियो तक
एक दूसरे को भेजते थे। ये महज एक दोस्ती नहीं थी, ये कुछ और ही था जो अब तक सबकी नज़रों से छिपा हुआ था। जब पुलिस ने पंकज शर्मा से पूछा कि उनकी पत्नी शांता शर्मा का इशरत से क्या रिश्ता था, तो उन्होंने जो बताया वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। पंकज ने बताया कि मेरी पत्नी और इशरत दोनों लेस्बियन रिलेशनशिप में हैं। मुझे इस बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन समाज के डर से मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब पुलिस ने इशरत और शांता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। सच्चाई जो सबको दहला दे गई। दरअसल शांता और इशरत शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच समलैंगिक संबंध था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर शांता ने शादी कर ली। हालांकि वो इशरत से दूर नहीं रह पाई। पंकज की गैर मौजूदगी में दोनों चोरी चुपके मिलते और अपने नाजायज संबंध बनाया करते थे। 18 फरवरी के दोपहर शांता और इशरत अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। दोनों शारीरिक रूप से करीब आ रही थी, लेकिन इस कदर एक दूसरे में मगन थी कि दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। उसी दौरान श्रेयांशु, जो स्कूल में था, किसी वजह से जल्दी घर लौट आया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो देखने वाला है वो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा और कमरे की ओर बढ़ा, उसकी नज़र शांता और इशरत पर पड़ी, जो दोनों इंटीमेट मोमेंट में थी। शांता और इशरत श्रेयांशु को देखकर बुरी तरह डर गई थी। उन्हें लगने लगा कि अगर श्रेयांशु ने ये बात किसी को बता दी तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। परिवार वालों को पता चला तो सब कुछ उजड़ सकता था। बस इसी डर में दोनों ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। श्रेयांशु को ख़त्म करना होगा। सबसे पहले दोनों ने मिलकर श्रेयांशु पर अचानक हमला कर दिया। शांता ने पास पड़ी एक बड़ी भारी ईंट उठाई और अपने ही बेटे के सिर पर दे मारी। मासूम चिल्लाया, लेकिन इशरत ने टीवी की वॉल्यूम इतनी तेज़ कर दी ताकि कोई आवाज़ बाहर न जाए। फिर गणेश भगवान की मूर्ति उठाकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जब तक कि वह खून से लथपथ ना हो गया। फिर भी वो जिंदा था। अब इशरत ने पास पड़ी टूटी हुई टेबल उठाई और श्रेयांशु के सीने पर पूरी ताकत से पटक दी, जिससे उसकी पसलियाँ टूट गई। लेकिन दोनों का गुस्सा यहीं नहीं रुका। इशरत किचन से चाकू उठा लाई और शांता के साथ मिलकर उसके हाथ की नसें काट दी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से श्रेयांशु की मौत हो गई। पुलिस ने जब इस केस की परतें खोली तो हर कोई सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक माँ ही अपने बच्चे के कत्ल में शामिल हो सकती है, लेकिन पुलिस के पास पक्के सबूत थे। मोबाइल की कॉल डिटेल, सीडीआर, मौके पर मिले फिंगरप्रिंट और दोनों के रिश्ते से जुड़ी दूसरी कड़ियाँ। इशरत परवीन और शांता शर्मा दोनों के खिलाफ पुलिस के पास काफ़ी ठोस सबूत थे। जैसे ही पुलिस ने इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा किया, पूरा इलाका हिल गया। लोग ये सोचकर ही काँप गए कि एक माँ ने अपने ही बेटे की इतनी बेरहमी से मार डाला, और वो भी अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए। हर कोई बस यही कह रहा था, भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो ये था आज का केस, एक माँ जिसने अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए अपने ही 8 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। ये कहानी दिल दहला देने वाली है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इससे भी भयानक कोई अपराध हो सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।